जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है शिव एनसीईआरटी हब में। मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो है पढ़ाकर आप लोगों को समझाकर भेज दी है। आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को सिविक्स का चैप्टर भी आप लोगों को बता दिया था। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताने वाला हूँ। हिस्ट्री का चैप्टर 1 वन शॉट में कंप्लीट करने वाला हूँ। सभी क्वेश्चनों को उठाने वाला हूँ जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में या फिर 1 नंबर और 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिखा है, लेकिन ये 2 नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग खुद देखेंगे तो बताएंगे। मैंने 3 नंबर 4 नंबर के भी क्वेश्चन उठाए हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं वन शॉट में बहुत कम समय में आपको वीडियो पीडीएफ के माध्यम से समझाता हूँ। आप लोगों की इस सीरीज में ये मेरी चौथी वीडियो है और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आएगी। पहला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सारियो कौन था। जब आपने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा होगा तो उसमें फ्रेडरिक सारियो का शब्द मिला होगा, वो कौन था? तो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अनस्ट रेनन कौन था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मेनिया जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ठीक है, बलूत एक वृक्ष है वहां का, उसका वीरता का प्रतीक है। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन का वहां पे प्रतिपादन किया था। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है? तो फ्रांसीसी क्रांति को। जालवेरियन क्या था? किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो एक जर्मन शुल्क संघ जिसके अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच एक शुल्क अवरोधों को समाप्त किया व मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। मैं जितने भी क्वेश्चंस पीडीएफ में ऐड किया है मैंने लिखकर आप लोगों के लिए, वो सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं और उनको पढ़ने के बाद आप लोग इतना तो कंफर्म मान लीजिए कि आपका स्कोर अच्छा जाएगा। मैं औरों की तरह नहीं कह सकता हूँ कि 90 जाएगा, 95 जाएगा, 99 जाएगा, लेकिन जाएगा, ये कंफर्म है। मैक्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। पहला आप लोगों का यंग इटली हो जाएगा और दूसरा यंग यूरोप। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो आपका आंसर होगा राष्ट्र राज्य का उदय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि बाल्कन जो है, आप लोग जानते हैं बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो स्लाव कहा जाता है बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? तो 1815 में आयोजित की गई। 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? तो ड्यूक मैटरनिक का संबंध है। नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो आप भी जानते हैं जो नेपोलियन युद्ध था उसने वियना संधि के मेन उद्देश्य उसका वियना संधि के बदलाव को समाप्त करना था और उसने किया भी। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मैटरनिक ने कहा था। मैटरनिक बहुत बड़ा आदमी था और उसको बहुत ज्यादा नॉलेज था। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो कास्टेनीपोल संधि एक थी, इसमें यूनान को एक स्वतंत्र देश की राष्ट्र मान्यता मिल गई। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपको भी पता है वोल्फ ने किया था। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का। तब तो आंखों पे पट्टी अब रह नहीं गई है, आंखों की पट्टी खोल दी गई है अभी जल्दी। तब आंखों की पट्टी से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे खुली हुई लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी पुराना सिलेबस चल रहा है, अपडेटेड सिलेबस नहीं हुआ। अगले साल जो आएगा वो अपडेट भी हो जाएगा। अब जो 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनके बात करते हैं। उनके मेन मैंने हेडिंग्स को उठाया है, मैंने पूरा आंसर नहीं लिखा है। आप लोगों को समझा दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। फ्रांसीसी जो क्रांति थी, आप लोगों फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो आपका उत्तर क्या होगा? पितृभक्ति और नागरिकता के विचार से। नए राष्ट्रीय चिन्ह, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भार व मानकीय व्यवस्था। तो ये हेडिंग्स हैं। ठीक है, मैंने हेडिंग्स उठाई हैं ताकि चीज़ों को कम समय में अच्छे से मैं आप लोगों को समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा करिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है कि नेपोलियन की संहिता के बारे में कुछ लिख दीजिएगा। उसके बाद ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार लिख दीजिए। अपने गांव के आसपास देख कर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपकी हेडिंग सही है तो नंबर मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्र में सुधार और व्यापार में सुधार, ये सभी टॉपिक्स को आपको कवर अप करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में
संस्कृत ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? संस्कृत है, संस्कृत नहीं, अपना भाषा संस्कृत नहीं है, व्यवहार संस्कृत है। कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। लोकगीत, जनकाव्य व लोक नृत्य, स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल भी दिया था भाषा में। जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आरंभ विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना हुआ। बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। वियना कांग्रेस, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एकीकरण में बाधाएं। बिस्मार्क के द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ करना व एकीकृत करना, जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि इटली की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी? तो एकीकरण की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो 1832 में कावूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस से संधि हुई, ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लुम्बार्डी को राज्य में मिला लिया गया। लुम्बार्डी एक वहाँ का बाहर का देश था, उसको राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय चरण क्या हुआ? यहाँ पे 4 चरण में मैंने बताया आप लोगों को। द्वितीय चरण में मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि को जनमत संग्रह द्वारा सर्डिनिया में विलय। तृतीय चरण में 1860 में गैरीबॉल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय पाई गई। चतुर्थ में वेनेसिया व रोम पर अधिकार मिला। और पांचवें में आप लोगों को 1871 में पोप से समझौता एवं एकीकृत इटली का उद्गम। एकीकरण में बाधाएं क्या हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास है और विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, पाप का शासन, पोप का शासन। ठीक है। वियना कांग्रेस और अनुवादी शासक। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन, जो 6वां क्वेश्चन मेरा बन रहा था, वैसे मैंने सोचा कि इसको ना लिखूं, पर बाद में मैं जब चेक किया तो क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? तो यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। पहले नृजातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीना जाना। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन। स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व, आयरलैंड पर 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल करना। नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण, और आंग्ल संस्कृत का दबदबा, आंग्ल मतलब अंग्रेजी, राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्र ज्ञान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन सी कारण उत्तरदायी थे? यूरोप पर प्रभाव क्या था? राष्ट्र राज्यों का उदय था, लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा भी मिला था और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति का ना तो केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, समीक्षा कीजिए। क्योंकि आप जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कोई छोटी मोटी क्रांति है नहीं, क्योंकि इस क्रांति के बारे में भारत पढ़ रहा है तो बहुत बड़ी क्रांति, वो पिछले 10 साल से पढ़ रहा है, कोई अपडेट नहीं हुआ। पिछले 4-5 साल से आप फ्रांसीसी क्रांति देख रहे हैं। मैं 2022 में मैंने इंटर किया था, तभी में मैंने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था, और आज 2024 चल रहा है, अभी भी आप लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं। पहले मैंने नहीं, हाई स्कूल तो मैंने 2020 में किया था, सॉरी। फ्रांस पर प्रभाव, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, लोक कल्याणकारी कार्य, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव, नवीन कानून संहिता लागू, नेशनल असेंबली का गठन, आर्थिक एकीकरण, कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित, मध्यम वर्ग का उदय, उत्तरदायी विचारधारा का प्रारंभ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृत व भाषा की भूमिका और जन विद्रोह। इनमें से आप कोई 3-4 टॉपिक्स भी अगर आप कवर अप करके लिख देते हैं तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इतने टॉपिक्स को क्लियर किया तो यही आपका 30 मिनट ले जाएंगे। तो आपको समय बचाना है, ठीक है, समय बचाना है, तो आप इसमें से 2-3 टॉपिक्स को कवर अप कर लीजिएगा, बहुत है। 1804 के नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोगों का उत्तर क्या होगा? जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति, संपत्ति के आधार अधिकारी के बहाल, जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति, यातायात व संचार व्यवस्था में सुधार, मानक नापतौल के पैमाने चलाए गए, राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। जैसे भारत में रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, कतर में वो यूरो दिनार वगैरह है, वैसे ही वहाँ की एक राष्ट्रीय मुद्रा भी चलती है। यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, जीवन जीने का समान शैली, पैसोज है शायद, हाँ पैसोज है, भूस्वामित्व, कूटनीतिक शासन, आपस में वैवाहिक संबंध और उच्च वर्ग के बीच फ्रेंच का भाषा प्रयोग। 1815 के वियना संधि के उद्देश्य बताइए और इसके प्रमुख प्रस्ताव व्यवस्थाओं को
वर्णन कीजिए। तो उत्तर क्या होगा आप लोगों का, उत्तरी नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना, दक्षिण में जेनेवा को पिडमांट के साथ मिला दिया, प्रसा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए, पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। यूरोप में उत्तरवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक आदर्श क्या थे? तो उत्तर क्या होगा, कानून के समक्ष समानता, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं, बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं व पूंजी प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्षधर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि औद्योगिकरण की वृद्धि, आप लोगों की जो औद्योगिकरण की वृद्धि आपने पढ़ा होगा, किस प्रकार यूरोप के सामाजिक व राजनीतिक समीकरण बदल दिए? उत्तर क्या होगा आपका, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन व व्यापार में वृद्धि, शहरों को विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय, श्रमिक व मध्य वर्ग का उदय, कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता। ठीक है। यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी? तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए यहाँ पर राष्ट्रवादी संग्राम की महिलाओं की उत्तर। तो देखो, स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाना, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठक प्रदर्शनों हेतु हिस्सा लेना। ठीक है। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के लहर के क्या कारण थे? आपका जनता पर अत्याचार, निरंकुश शासन व्यवस्था, उत्तरदायी विचार का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग का भूमिका। 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाहों का विस्तार लिखिए। तो वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, लोगों का प्रवाह। यूरोप में 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्रों में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैं ऐड नहीं करने वाला था क्योंकि मुझे इस पर शक था, लेकिन मैंने कहा कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे उठाते हैं जो कभी नहीं आए, तो उन क्वेश्चनों को भी मैंने उठाया अपनी PDF में, क्योंकि मैं चीज़ें अच्छी देना चाहता हूँ और कम समय में देना चाहता हूँ। मेरी कोई भी वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती है और मैं कोशिश करूँगा कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समेटना। बाल्कन क्षेत्रों में भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया आदि देशों में। ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण बाल्कन में विस्फोटक स्थिति बन गई। बाल्कन क्षेत्र में विद्रोही राष्ट्रीय समूहों में अपने संघर्षों को लंबे समय में खोई आज़ादी को वापस लेने के अवसर के रूप में देखा। बाल्कन क्षेत्रों में बड़ी शक्तियों के बीच व्यापार व नौसैनिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा क्षेत्र हथियाने की उम्मीद रखता था। भाई यही होता है जब आप देशों पर राज नहीं करते, पहले यही तो होता था, अपने प्रशासन को बढ़ाते रहते थे, राज्य की सीमाओं को बढ़ाते रहते थे, धीरे धीरे वो चाहते थे यहाँ भी कर ले, यहाँ भी कर ले, तो युद्ध होने लगता था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। CNCERT को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको किस टॉपिक्स की वीडियो चाहिए।